हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिम्पल सर माजिदा ग्रेड पर। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि आप सभी बच्चों के लिए जो बीएसटीसी और पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बीएड का पेपर है, आपको पता है 21 जून को फिक्स हो चुका है। तो उसमें आने वाले, जैसा आपको पता है कि इसमें 30 क्वेश्चन तो आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में हिंदी के मिलते हैं और 50 क्वेश्चन आपको बीएड एग्ज़ाम में मिलते हैं, जो बीए पास करके देते हैं, और बीएसटीसी होता है वो 12वीं पास करके देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ये मॉडल पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, जो आपका 2023 में बीएसटीसी एग्ज़ाम लगा था, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और ये भी साथ के साथ मैं बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना है, कैसे उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको टॉपिकों को रेडी करना है, जिससे आगामी भर्ती परीक्षा में आपके नंबर जो हो नहीं कटे हिंदी में। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, 171 नंबर से इसमें हिंदी के क्वेश्चन इंक्लूड थे, तो उनको देखते हैं। असंगत विकल्प चुनें। पहली आपको प्राथमिकता ये होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए दोस्तों, कि उसमें संगत पूछा जा रहा है या असंगत, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करें। काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने संगत और असंगत को देखा नहीं, और उनका पॉइंट 4 पॉइंट 16 से नंबर रह गया है रीट में। मेरे साथ ही वही है ना, किस्मत जब साथ नहीं देती तब ऐसा ही है। लेकिन आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। असंगत विकल्प चुने, जो संगत नहीं है उसको आपको चुनना है। देखते हैं पहला विकल्प, अभी धन नी धन आस से अविनाश बनता है, तो बिल्कुल सही है, आपको दिख भी रहा होगा इसमें अविनाश कैसे बना है शब्द, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यड़ संधि से योग करके ये बना है। सौष्ठव सुधन स्तुधन ऐसे सौष्ठव बना है, क्योंकि इसमें ए प्रत्यय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो आरएस की परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 विकल्प दे रखे हैं, वो भी टफ वाले हैं, ऐसे नहीं है कि इजी वाले हों। अभिव्याप्ति, अभिधन विधन आपति, ये भी बिल्कुल सही है। आनुषंगिक, अनुधन से धन अंग धन, एक ये गलत हो गया। अब ये किस प्रकार से गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा उसको आप एक बार समझ सकते हैं। अनु में जब संग जुड़ेगा, अनु में जब संग जुड़ेगा दोस्तों, तो जो शब्द का निर्माण होगा वो होगा अनुसंग। शब्द का निर्माण क्या होगा, अनुसंग, इस प्रकार से बनेगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो अनुसंग शब्द बनेगा। तो जो अनुसंग में जब मैंने इक प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा दोस्तों, इक प्रत्यय जोड़ा, तो इक प्रत्यय का नियम है वो आगे आने वाला जो वर्ड होता है उसमें आदि वृद्धि कर देता है। इस प्रकार से शब्द बनेगा आनुषंगिक, आनुषंगिक। तो इसमें संग तो ठीक है संग, लेकिन संग के इसमें टुकड़े कर दिए सैधन अंग, तो ये अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। राम में अयन प्रत्यय चुनने से, आयन और अयन दोनों हो सकते हैं, कहने का मतलब तो ये है, आयन यदि हम करते हैं रामाधन अयन, रामाधन अयन, तो इसमें दोनों ही प्रत्यय हो सकते हैं। लेकिन शब्द के अकॉर्डिंग देखा जाए कि रामा तो होगा नहीं, क्योंकि रामायण राम से संबंधित महाकाव्य है जो तुलसीदास के द्वारा रचित है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा। तो रामायण में आयन प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, आयन प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द निसंग का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं पर आपको फोकस करना है। सुरक्षित, निर्भय, निश्चित और निसंग। अब आपको पता है कि ये तीनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन निसंग तो तर्कस का होता है, ये गलत हो गया। बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है, तो इसमें रेखांकित जो शब्द है वो तरु छाया है, उसका आपको शुद्ध रूप बताना है क्या होगा। तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया। अब आपको पता है तरु छाया जो शब्द है
तरु ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही ये बिल्कुल होगा। तो इसमें तरु छाया, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो तरु जो शब्द होता है वो छोटे ऊ वाला आता है। तो इसको भी आपको ध्यान से करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें तरु में बड़ा है तो ये तो ऑटोमेटिक ही कट गया। इसमें तरु होगा, तरु छाया चागम व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोदान के लेखक कौन है? तो इसको तो आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा कवि परिचय में। तो उसके गोदान के जो लेखक हैं, गोदान उपन्यास हैं प्रेमचंद का। नेक्स्ट, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार है। तो आपकी जो बीएसटीसी एग्जाम है या बीएड एग्जाम है उसमें वाक्य प्रकरण दिया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनको पढ़ना है आपको। यदि मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, तो इसमें कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है, शर्त जिसमें आती है। संयुक्त बिल्कुल नहीं होगा। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी, तो किसके अंतर्गत आएगा ये आएगा। तो इसमें दोस्तों कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन जिसमें आती है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष का बताना है आपको, आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन और आभरण। तो आपको पता है आभरण, प्रतिदिन और यथाशक्ति में तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन आशा से अतीत, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट, सरस का विलोम होगा। तो आपको पता है सरस का जो विलोम होगा वो होगा नीरस। सरस का क्या होगा दोस्तों? नीरस विलोम होगा। नेक्स्ट, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपकी परीक्षा में मुहावरे का भी टॉपिक है, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सोने में सुगंध होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट, अग्नि का पार्यफ नहीं है। पर्यायवाची शब्द के भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। मयूख, पावक, वाहिनी और कृष्णु। तो पावक, वाहिनी और कृष्णु ये तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन मयूख नहीं है। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। अब आप देख सकते हैं कि समास से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डीपली पूछा जा रहा है। तत्पुरुष आपने पढ़ा होगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अधिकरण, लेकिन उससे हटकर इसमें क्वेश्चन बना है वो है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। तो मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास दोस्तों ये वो होता है जिसमें परसर्ग और उस परसर्ग के साथ जो भी शब्द आते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे पन चक्की, पन का मतलब होता है बिजली, पन का अर्थ होता है पानी से चलने वाली, मतलब पानी के बहाव से बनने वाली जो चक्की होती है वो होती है पंचक्की, पानी के। तो इसमें परसर्ग भी आ रहा है और उसके साथ में और भी शब्द आ रहे हैं, उनका लोप हो जाता है, वो होता है मध्यम पदलोपी समास। तो इसमें पन चक्की भी मध्यम पदलोपी का उदाहरण है। वन मानुष भी है और घृतना, घृत धन अन्न, घृत से बना हुआ अन्न, घी से बना हुआ अन्न, ये भी है, लेकिन मदुप नहीं होगा। मदुप जो है वो है उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा और तीनों हैं ये मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 12वीं पास का है, लेवल तो इसका 12th लेवल का है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा अलग हटके है, मतलब स्तरीय क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है सीधे हवा से बातें करने वाले क्वेश्चन नहीं है जो आपने हवा में कर दिए, स्तरीय क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी हिंदी की भी। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पाठनीय, विचारणीय, मानवीय और भवदीय, ऐसे क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, उस प्रकार का लेवल है इसमें, उस प्रकार स्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको पता है ये प्रत्यय पाणनीय बिल्कुल सही है, पाणनी धन ये से पाणनीय बिल्कुल सही है, मानव धन ये से मानवीय बिल्कुल सही है, भवत, भवत में जब ये प्रत्यय जुड़ा तो तय का क्या होगा? दय, तो भवदीय।
लेकिन विचारणीय शब्द में ईय प्रत्यय नहीं है, इसमें अनीय प्रत्यय है। बी तो इसमें उपसर्ग हुआ गया, चर इसमें धातु है और अनीय प्रत्यय है। विचारणीय में कौन सी प्रत्यय है दोस्तों? अनीय प्रत्यय है, ना कि ईय प्रत्यय है। बी धन चर धन अनीय। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर दूसरा विकल्प। एक अकेला दो 11 का अर्थ क्या है? इसको तो आप आसानी से कर दोगे। एक अकेला है और दो 11 है, मतलब संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट, वे हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। मैं भी अपने BSTC बच्चों को ऑफलाइन अपने घर पर पढ़ाती हूँ, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बच्चों को अस्त्र और शस्त्र शब्द युग्म कराए थे। उसमें अस्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में बताया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को देखते ही कर दिया होगा कि अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं। तो अस्त्र तो वो होते हैं जो हाथ से अलग करके चलाए जाते हैं, वो होते हैं अस्त्र। और शस्त्र क्या होते हैं? जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वो होता है शस्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प। नेक्स्ट, अनंग। तो मैंने क्या किया है, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे घर पढ़ने आते हैं उनके लिए पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे, शब्द युग्म, विलोम शब्द और एकल शब्द, इनको मैंने एक साथ लिया है। इन सभी के हम 5-5 डेली वर्ड पढ़ते हैं। 5-5 मैं इनको पढ़ाती हूँ। 5 एकल शब्द हो गए, 5 शब्द युग्म हो गए, 5 शब्द शुद्धि हो गई, 5 वाक्य शुद्धि होगी। इस प्रकार से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो हमने कल परसों ही अनंग के पर्यायवाची पढ़े थे। तो अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो अन धन अंग से बना है अनंग। अन मतलब नहीं और अंग मतलब शरीर, बिना शरीर का क्या होता है? अनंग। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो, वाक्यांश के लिए भी बिल्कुल RS या फर्स्ट ग्रेड लेवल के इसमें क्वेश्चन है, उसी प्रकार से इसमें दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, जिसे क्रय किया गया हो, जिसे क्रय किया गया हो उसे बोलते हैं क्रीत, बिल्कुल सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त, बिल्कुल सही है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री भी केशनी नहीं होती, सिर्फ केशनी शब्द होता है, उसके लिए भी केशनी नहीं होती। नेक्स्ट, इधर भी दे रखे हैं इसमें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। जो अशुद्ध है उसको आपको बताना है। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। इसमें पहला ही विकल्प अशुद्ध है। और अन्य, ये दोनों ही दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। और अन्य, तो ये दो शब्द, दो समानार्थी शब्द एक वाक्य में नहीं मिल सकते। इनको वाक्य में प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। समानार्थी शब्दों में से एक शब्द को ही आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। इसलिए पहला ही विकल्प हो गया, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी अन्य से परामर्श लीजिए, इस प्रकार से होगा। तो पहला ही विकल्प इसमें गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। वाक्य जाल का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आपको पता है कि इसमें हलंत है, इसमें क्या है, वाक में गए है जो हलंत है, तो ये शब्द बनता है वाक धन जाल से। कै पर भी हलंत होगा क्योंकि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा गए। तो इसमें वाक धन जाल हलंत वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? इस बार तो समास का क्वेश्चन इसमें सरल आया है, लेकिन जब हमने पहले किया था उसमें टफ था। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्वंद्व। अब आपको पता है विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, तो विद्या की तुलना किससे की गई है? धन से की गई है। विद्या इसमें विशेष शब्द है और धन इसमें क्या है? विशेषण शब्द है। तो विद्या रूपी धन कर्मधारय समास से होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसमें स्त्रीलिंग पूछना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको कवयित्री लिखना अच्छे से आता है कि नहीं आता। तो ये भी मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है अभी कुछ दिन पहले कि कवयित्री और रचयिता दोनों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कवयित्री, ऐसा लगता है कि हमें कवि, वे पे इसमें मात्रा लगेगी, लेकिन मात्रा इसमें ये पे लगती है। कवयित्री शुद्ध रूप कौन सा होगा? ये वाला।
कवियत्री इसी प्रकार से रचयिता, रचयिता भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, रचयिता। ऐसा लगता है कि च पर इसमें मात्रा लगेगी, लेकिन च पर मात्रा ना लग करके ये पर मात्रा इसमें लगाई जाती है। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द में संगत को चुनिए। इसमें किसको बताना है? जो संगत है, इसका मतलब 3 इसमें गलत हैं। जिसकी ईप्सा की गई हो, ईशान गलत है। आपको पता है ईशान किसे बोलते हैं? इस कोणों के नाम होते हैं ईशान, तो ये गलत हो गया। जो छाती के बल चलता हो, उच्छिप्त गलत हो गया। उच्छिप्त और ताड़नजात तो वो होते हैं जो उच्छिप्त मतलब फेंक करके चलाए जाते हैं। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, तो उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। आपने पढ़ा होगा गणित में कि उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों का काम कर रही है, तो उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो वो होता है उभयनिष्ठ। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। निम्न शब्दों में किसमें वर्तनी शुद्धि है? तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया सेम वही इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अनुग्रहित, आपको पता है अनुग्रहित ये शुद्ध होता है। इसमें ग्रह इस प्रकार से आता है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रह, ये भी ऐसे आता है अनुग्रह, अनुग्रहित। तो चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, संधि भी इसमें एक ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें दोस्तों कि एक क्वेश्चन टफ दिया हुआ है और एक क्वेश्चन इजी दिया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको सभी बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने नॉर्मल भी हिंदी पढ़ी है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिन्होंने डीपली हिंदी पढ़ी है, अच्छे से समझ के हिंदी पढ़ी है। इस तरह क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन सरल है। अभी वाक्य जाल का जो क्वेश्चन आया था इसमें ऊपर आप देख सकते हैं 188 नंबर, उसमें सरलता है संधि का क्वेश्चन, लेकिन इसमें 193 में संधि का क्वेश्चन थोड़ा टफ है। निम्न में से सही संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए, कि निम्न में से संधि के संबंध में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो परिधन कार से परिष्कार, प्रोजन ज्वल से प्रोज्वल, और कृपा धन आचार्य से कृपाचार्य, निधन स्तुर से निष्ठुर। तो आप सीधा का सीधा, आप मुझे पता है आप सी विकल्प इसमें करोगे, लेकिन सी बिल्कुल गलत है। कृपा धनाचार्य से कृपाचार्य नहीं बनता है दोस्तों, कृप धन आचार्य से कृपाचार्य बनता है। कृप धन आचार्य से शब्द जो बनता है वो बनता है कृपाचार्य। नेक्स्ट अगला है, इसमें कृपाचार्य गलत हो गया, कृप आता है इसमें। परिधनकार से परिष्कार, आपको लग रहा होगा इसमें विसर्ग संधि है परिष्कार में, लेकिन परिष्कार में व्यंजन संधि है। यदि व्यंजन संधि होती है तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, और इसमें विसर्ग का प्रयोग दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। प्रधन उज्ज्वल से प्रज्वल शब्द बनता है, प्रधन उज्ज्वल बनेगा पहले, प्रधन उज्ज्वल, अभी इस प्रकार से बनेगा, फिर उत्प्लस ज्वल से प्रोज्वल शब्द बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो निधन स्तुर से निष्ठुर शब्द बनेगा, जिस प्रकार से युधिष्ठिर बनता है ना, युधिधन स्थिर से, इसी प्रकार से निधन स्तुर से निष्ठुर शब्द बनता है। तो इसमें व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? दोस्तों जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है वो ही इसका सही आंसर देंगे। आपको पता है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु या क्रिया के साथ लगते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। तो आपको तद्धित प्रत्यय से बना हुआ इसमें शब्द देखना है कौन सा होगा। तो मापित, ये तो मापना क्रिया से बना है, लिखित लिखना क्रिया से बना है, याचित याचना क्रिया से बना है। लेकिन आपको पता है दुख एक संज्ञा शब्द है, दुख हुआ, सुख हुआ, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दुख में जब इत प्रत्यय लगा तो दुखित बना, जो कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। हमें पता है कि तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है। नेक्स्ट, अवधूत का अर्थ है,
अवधूत का जो अर्थ है वो क्या है, मस्त और फक्कड़ होता है। आपने शिरीष के फूल या कुटिज, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 निबंध हैं, शिरीष के फूल और कुटिज, उसमें कुटिज जो है, कुटिज का जो वृक्ष है, शिरीष का जो फूल है, उसमें उस निबंध में अवधूत शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपने 12वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक से भी लिए गए हैं, मतलब आपका जो पिछला ज्ञान है वो इसमें काम आने वाला है। अवधूत होता है मस्त और फक्कड़। नेक्स्ट है इसमें निर उपसर्ग से नहीं बनाए। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिंपल आया हो, इसमें किसमें निर का प्रयोग नहीं शब्द ज़्यादा आया है, तो आपको नहीं को फोकस करते हुए पढ़ना है। निर्वचन, निर्वाहा, निरत और निर्मूल, तो निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो निर्वचन में भी है, निर्धन वचन, सार्थक शब्द टुकड़े हो रहे हैं इसमें, निर्धन वाहा, निर्वाहा में भी है, निर्धन मूल, निर्मूल में भी है, लेकिन निरत में नी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, नी धन रत, तो निरत में नी उपसर्ग होगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, निरोगी सही है, योग रूढ़ सही है, लेकिन जड़मती के नीचे भी नुक्ता शब्द आता है और पीड़ित के नीचे भी नुक्ता शब्द आता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जड़मती और पीड़ित दोनों ही अशुद्ध हैं, दोनों के नीचे नुक्ता आना चाहिए था। नेक्स्ट इसमें ए और बी होगा। देखो अब इसमें समास भी थोड़ा स्तरीय लेवल का पूछा गया है, ऐसा नहीं है ऊपर से पूछ लिया वो, जैसे आपने द्वंद्व समास पढ़ लिया कि द्वंद्व समास के बीच में और का प्रयोग किया जाता है या और अथवा का प्रयोग किया जाता है, बस हो गया द्वंद्व समास। लेकिन अब इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, इसमें आपको द्वंद्व समास के भी प्रकार पढ़ने होंगे। तत्पुरुष समास का भी आपने इसमें क्वेश्चन देखा था कि सिर्फ तत्पुरुष समास में यदि कारक तत्पुरुष समास आपने पढ़ लिया कि कर्म तत्पुरुष, मध्यम कर्म और संप्रदान या फिर अपादान, मध्य और संबंध या फिर अधिकरण तत्पुरुष पढ़ लिया, उससे आपका क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। आपने अभी अभी देखा इसमें मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास से पूछा गया था, तो हमें समासों को भी डिटेल से पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। समास को भी हमें उसके प्रकार के भी भीतर जाकर पढ़ना होगा। अब आपको पता है द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। तीनों को इसमें समझ लो आप। जो इतरेतर द्वंद्व होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें इतरेतर द्वंद्व जो होगा उसमें क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व में 2 संज्ञा शब्द मिलेंगे, 2 संज्ञा शब्दों के बीच में होगा। जैसे गंगा और यमुना इतरेतर द्वंद्व बिल्कुल सही है, गंगा और यमुना बिल्कुल सही है। 71 किससे बना है, 71 70 और 1 से, 70 और 1 से 71 बना है। और शब्द आ गया, दोनों संज्ञा शब्द है तो इतरेतर द्वंद्व हो गया। कृष्णा अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैकल्पिक जो द्वंद्व होता है उसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीत हार, जीत और हार, सुख और दुख, सत्य और असत्य, जीवन और मरण, इस प्रकार के आते हैं। कृष्ण और अर्जुन इसमें भी इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग किया जाएगा, तो बी विकल्प इसमें अशुद्ध है। बाल बच्चा समाहार द्वंद्व बिल्कुल सही है। बाल बच्चा हो गया, कपड़े लत्ते हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, फल फूल हो गया, ये सारे के सारे समाहार द्वंद्व के अंतर्गत जाते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसको तो आप आसानी से कर दोगे, एकमात्र सहारा होना अंधे की लकड़ी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से परि उपसर्ग से बना शब्द है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें परजीवी हो गया, इसमें प्र हो गया, इसमें पराकाष्ठा हो गया, पराधन काष्ठा, इसमें परिधि में परि उपसर्ग और धी मूल शब्द हो गया, तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है परिधि। तो दोस्तों 20 से 22 मिनट की क्लास हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें हिंदी के जो
क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। मैं आपको मॉडल पेपर 10 कराने की कोशिश करूँगी। 10 में आपको इतना समझ आ जाएगा कि आपको टॉपिक को पढ़ना कैसे। तो इसमें आप देख सकते हैं संधि के 2 क्वेश्चन हैं, समास के 2 क्वेश्चन हैं, विलोम का 2 क्वेश्चन है, सबके 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो आपको एक क्वेश्चन तो सिंपल आ रहा है और एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो स्तरीय क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना, ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको थोड़ा समास भी पढ़ने तो उसके प्रकारों को भी पढ़ें, प्रकारों के अंदर जो जो एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उसको भी साथ के साथ आप पढ़ते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें जिनको उनको भी फ़ायदा मिल सके, और आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे कोई भी वीडियो में डालती हूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है, यदि आप ऑल पर क्लिक कर लेते हो तो जितनी भी वीडियो में डालती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएगा ऊपर ही, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज क्लास होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कम समय है। कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है इस वीक के अंतर्गत आपके BSTC के फॉर्म चालू हो जाएंगे, और बीएड का जो एग्ज़ाम है PTET का उसका तो फिक्स ही हो गया है कि जून में होना तय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।